नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरीति क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर यूरोप की इम्पोर्टेंट जल संधियों को कवर करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं या आप दुनिया की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इन जल संधियों को समझने से पहले सबसे पहले हमको एक जल संधि होती क्या है ये समझना होगा। जल संधि जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले या इसकी डेफिनेशन को बनाने से पहले आप इस डायग्राम पे यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है मेडिटेरियन सी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भूमध्य सागर, और यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर है। इस भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को एक पतली जलधारा यानी एक नैरो वाटर बॉडी क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है। और ये जो पतली जलधारा है ये स्पेन और मोरक्को को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो हमारी डेफिनेशन बन गई, यानी हमने क्या समझा, यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को तो आपस में ज्वाइन करती है और दो बड़े लैंड मास को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ऐसी जल राशि को कहा जाता है जल संधि या स्ट्रेट। ठीक, अब हम समझते हैं यूरोप में 10 प्रमुख जल संधियां कौन कौन सी हैं। यूरोप की जो ये 10 प्रमुख जल संधियां हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 10 जल संधियों में से 7 जल संधियां ऐसी हैं जो भूमध्य सागर और उसके आसपास के सी में स्थित हैं। इसके अलावा जो 3 बची हुई जल संधियां हैं ये भूमध्य सागर के बाहर हैं। तो सबसे पहले हम इस मेडिटेरियन सी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, इसके आसपास जो ये 7 जल संधियां हैं हम इनको कवर करेंगे। लेकिन इन जल संधियों को कवर करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो भूमध्य सागर है यानी जो मेडिटेरियन सी है इसकी लोकेशन है कहाँ पर। तो अगर हम इसको वर्ल्ड के मैप में देखें तो जो मेडिटेरियन सी है ये यूरोप, इसके नॉर्थ में यूरोप है और इसके साउथ में अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके अगर हम साउथ वेस्ट से देखें तो एशिया महाद्वीप लगा हुआ है। ठीक, अब साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूरोप के कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस भूमध्य सागर के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं, और इसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप की वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो भूमध्य सागर के साथ में बाउंड्रीज शेयर करती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ग्रीस और टर्की। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो भूमध्य सागर के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। और इधर से हम चले, यहाँ से टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये एशियन कंट्रीज़ हैं जो इस मेडिटेरियन सी के साथ में क्या बना रही हैं, बाउंड्रीज बना रही हैं। तो यहाँ पर टर्की एक ऐसी कंट्री है जो जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है। ठीक है, और इधर से अगर हम इस अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ से इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये मेडिटेरियन सी के साथ में क्या बनाती हैं, बाउंड्रीज शेयर करती हैं। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे हम चले, यहाँ पे जब हम मेडिटेरियन सी से और आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मरमरा सी है। ये जो मरमरा सी है ये टर्की के बीच में स्थित है। ठीक, और इस मरमरा सी से अगर मैं आगे चलूँगा तो यहाँ पर है ब्लैक सी। अब जो ब्लैक सी है ये ब्लैक सी के साथ में टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रसिया बाउंड्री शेयर करते हैं, और इधर नीचे से जॉर्जिया भी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर जो सी ऑफ एजोव है ये यूक्रेन और रसिया के बीच में है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ये मेडिटेरियन सी है इसको कुछ अलग अलग जगहों पर इसको कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम भूमध्य सागर में
एंटर होते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आइलैंड ये है और एक आयरलैंड ये है। तो इस आयरलैंड को तो बोलते हैं कोर्सिका आइलैंड, जिसपे फ्रांस का अधिकार है, और ये है सार्डिनिया आयरलैंड, जिस पे इटली का अधिकार है। तो इस कोर्सिका आयरलैंड और जहाँ से इटली है, इसके बीच का जो सी है ना, इसको टायरेनियन सी कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही जब मैं इस मेडिटेरेनियन सी से और आगे चलूँगा तो यहाँ पर ये इटली का पोर्शन है और ये ग्रीस वाला हिस्सा है, ग्रीस, ये ग्रीस कंट्री है। इनके बीच जो ये सी है इसको कहा जाता है आयोनियन सी। अब आयोनियन सी से जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये है इटली और यहाँ से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, और ग्रीस, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको बाल्कन स्टेट कहा जाता है। यानी बेसिकली जो बाल्कन स्टेट्स हैं उसमें लगभग ये 11 देशों का एक ग्रुप है। तो उन 11 देशों में से कुछ देश जैसे स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, ये और इटली के बीच का ये जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है एड्रियाटिक सी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इधर से मेडिटेरेनियन सी से हम और आगे चलेंगे, यहाँ पर है ग्रीस और यहाँ पर है टर्की। टर्की और ग्रीस के बीच में जो सी है इसको कहा जाता है एजियन सी। अब एजियन सी से आगे मैं जाऊँगा तो मरमरा सी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, मरमरा सी है, इधर से ब्लैक सी है और यहाँ पर सी ऑफ एजोव है। अब हम समझते हैं यूरोप की उन 7 जल संधियों को जो इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास स्थित हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सपोज एक पानी का जहाज खड़ा है, ठीक है। अब इस पानी के जहाज को यहाँ से एंटर होना है इस मेडिटेरेनियन सी में, ठीक। तो नॉर्थ अटलांटिक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए उसको इस स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। तो इस स्ट्रेट को कहते हैं जिब्राल्टर का स्ट्रेट। यानी यहाँ पर जो मैंने ए मार्क किया हुआ है, यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक। जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है और मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर किस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि भाई वो कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, तो जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक। अगला प्रश्न अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि जिब्राल्टर की जो जल संधि है इस पे अधिकार किसका है, तो इस पे अधिकार है ब्रिटेन का। बेसिकली जो जिब्राल्टर है ये स्पेन का एक छोटा सा टाउन है। इस पर 1907 में स्पेन और इंग्लैंड के बीच में ट्रीटी हुई थी, उसके तहत इस पर अधिकार किसका है, ब्रिटेन का है। इसका मतलब ये हुआ कि जिब्राल्टर की जल संधि पे कंट्रोल है ब्रिटेन का। अब जो जिब्राल्टर की जल संधि है इसको भूमध्य सागर की कुंजी यानी की ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे की ऑफ मेडिटेरेनियन सी क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है, अगर आज की डेट में मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझे मेडिटेरेनियन सी में एंटर होना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो हम जिब्राल्टर से एंटर हो सकते हैं और दूसरा सुएज कैनाल से। लेकिन जब सुएज कैनाल नहीं थी उस टाइम में मेडिटेरेनियन सी में एंटर होने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कहाँ से था, जिब्राल्टर से था। इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन सी की या भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये जिब्राल्टर की जल संधि है इसे पिलर ऑफ हरक्यूलिस के नाम से भी जाना जाता है। पिलर ऑफ हरक्यूलिस का मतलब ये है कि स्पेन का जो जिब्राल्टर है वहाँ पर एक रॉक है, इसी तरह से मोरक्को में भी एक रॉक है। इन दोनों ही रॉकों को हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है। अब हरक्यूलिस क्या था, थोड़ा आइए हम इस कहानी को भी समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर जो कंट्री आपको दिख रही है ना, ग्रीस, तो ग्रीस कंट्रीज के लोगों को ग्रीक कहा जाता है और इन ग्रीक लोगों का एक देवता था जिनको कहा जाता है ज्यूस। तो उसी ज्यूस का बेटा था हरक्यूलिस और हरक्यूलिस के बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में 12 इम्पॉसिबल यानी असंभव काम किए थे और उन्हीं असंभव कामों में से एक काम ये था उसने जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस किया था। यानी जो हरक्यूलिस था उसने जिब्राल्टर से
जिब्राल्टर में एक रॉक थी, वहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसने पूरा जिब्राल्टर स्टेट को क्रॉस किया और वो मोरक्को के टैंजियर नाम के टाउन में आया, तो वहाँ पर भी एक रॉक थी। तो इन दोनों ही रॉकों को सबसे पहले किसने टच किया, यानी इस हरक्यूलिस ने। तब से इन रॉकों का नाम पिलर ऑफ हरक्यूलिस रखा गया। अब हमारा जो पानी का जहाज है ये मेडिटेरियन सी में आ चुका है, ठीक, यानी हम भूमध्य सागर में एंटर हो चुके हैं। अब भूमध्य सागर से मैं इधर की तरफ चलूँगा, जहाँ पर ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये कोर्सिका आइलैंड है जिस पे फ्रांस का अधिकार है, और यहाँ पर है सार्डिनिया आयरलैंड जिस पे इटली का अधिकार है। तो इन दोनों ही आइलैंड्स के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है जिसको बोला जाता है बोनीफेसियो की जल संधि। तो बोनीफेसियो की जल संधि है वो इस कोर्सिका आइलैंड को सेपरेट करती है इस सार्डिनिया आइलैंड से, और टाइरेनियन सी को ज्वाइन करती है मेडिटेरियन सी से। अब यहाँ पर जो ये कोर्सिका आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अधिकार फ्रांस का है, तो इस जल संधि पे भी कंट्रोल किसका है, फ्रांस का है। इसके अलावा जो ये कोर्सिका आइलैंड है यहाँ पर फ्रांस का एक महान राजा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसका जन्म भी इसी आइलैंड में हुआ था। अब यहाँ से हमारा पानी का जहाज आ चुका है टाइरेनियन सी में। अब टाइरेनियन सी से मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर इटली का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इधर से भी सी है, यहाँ से भी सी है और यहाँ से भी सी है, तो यानी बेसिकली ये है प्रायद्वीपीय भाग, इसे इटली का प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा भूभाग जो 3 साइड से पानी से सराउंडेड हो। जैसे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, नीचे से इंडियन ओशन और पश्चिम से अरब सागर से सराउंडेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। इसी तरीके से इटली का जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय इटली। और इस प्रायद्वीप वाले भाग से नीचे यहाँ पर एक आयरलैंड है जिसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है इटली का क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हो रखा है वो वॉल्केनिक इरप्शन से हो रखा है। और यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस एक्टिव वॉल्केनो है जिसको बोलते हैं एटना। तो इस सिसिली और प्रायद्वीपीय इटली के बीच में एक जल संधि है जिसको कहा जाता है मैसिना की जल संधि। यानी अब हमारा जो पानी का जहाज है वो टाइरेनियन सी से से आगे बढ़ेगा और हम इस मैसिना की जल संधि में एंटर हो रहे हैं। यानी मैसिना की जल संधि सेपरेट कर रही है किसको, सिसिली को और प्रायद्वीपीय इटली से, और ज्वाइन कर रही है किसको, अगेन इस मेडिटेरियन सी को। यानी हम दोबारा से किस में आ जाएंगे, मेडिटेरियन सी में। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। अब जब हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम सीधे रसिया की तरफ जाएं या फिर हम एड्रियाटिक सी की तरफ जाएं। अगर हमें बाल्कन स्टेट की तरफ जाना होगा तो अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट की तरफ चलना होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ मुड़ूंगा तो ये इटली है, और यहाँ से जो आपको ग्रीस और अल्बानिया वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यानी ग्रीस और इटली के बीच का ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है आयोनियन सी। अब मैं आयोनियन सी में मेरा जहाज एंटर हो जाएगा तो यहाँ पर ये इटली और यहाँ पर है अल्बानिया। इटली और अल्बानिया के बीच में यहाँ पर एक और जल संधि है जिसको कहा जाता है ओट्रेंटो की जल संधि। यानी अब हमारा पानी का जहाज आयोनियन सी से आगे बढ़ेगा, हम ओट्रेंटो की जल संधि को क्रॉस करेंगे और हम एंटर हो जाते हैं एड्रियाटिक सी में। और एड्रियाटिक सी के आसपास यहाँ पर ये हैं बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट मैंने अभी आपको बताया था, ये 11 देशों का एक समूह है। इनको बाल्कन स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं बाल्कन माउंटेन। तो बाल्कन माउंटेन के आसपास होने की वजह से इनको बाल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ से वापस आएंगे फिर से, और इधर हम आ चुके हैं किसमें, मेडिटेरियन सी में। अब यहाँ ये आपका ग्रीस है और ये टर्की है, तो इस टर्की और ग्रीस के बीच में यहाँ पर जो सी है इसको बोला जाता है एजियन सी। अब एजियन सी में हमारा पानी का जहाज आ चुका है और अब मुझे एंटर होना है मरमरा सी में। तो अब यहाँ से जब मैं एजियन सी से मरमरा सी में एंटर होऊंगा तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने ई लिखा हुआ है एक
जल संधि है, इसको बोला जाता है डार्डेनेल्स की जल संधि। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, वो आपसे पूछ देगा कि बताइए वो कौन सी जल संधि है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। ठीक, तो डार्डेनेल्स की जल संधि यानी एजियन सी को मरमरा सी से ज्वाइन कर रही है और टर्की को ये दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम मरमरा सी में आ चुके हैं। मरमरा सी टर्की के बीच में स्थित है। अब यहाँ से मुझे एंटर होना है ब्लैक सी में। तो मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में एक बड़ी ही फेमस जल संधि है जो कि आपके एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि ये मानी जाती है। इसको बोला जाता है बॉस्फोरस की जल संधि। यानी जो बॉस्फोरस की जल संधि है ये मरमरा सी को ब्लैक सी को ज्वाइन करती है और टर्की को सेपरेट कर रही है। यानी यहाँ पर टर्की का जो कैपिटल है जिसको इस्तांबुल कहा जाता है, इस्तांबुल का आधा हिस्सा एशिया वाले पोर्शन में है और आधा हिस्सा इसका यूरोप वाले पोर्शन में है। तो यानी बॉस्फोरस की जल संधि इस्तांबुल शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इस तरह से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट कर रही है। तो बेसिकली 2 जल संधियाँ हैं, एक है डार्डेनेल्स की जल संधि और दूसरी है बॉस्फोरस की जल संधि। तो इस तरह से अब हमारा पानी का जहाज ब्लैक सी में आ चुका है। अब हमें ब्लैक सी से एंटर होना है सी ऑफ एजोव में। तो एजोव सी जो है ये यूक्रेन और रसिया के बीच में स्थित है और यहाँ पर है क्रिच की जल संधि। यानी क्रिच की जो जल संधि है वो यूक्रेन और रसिया के बीच में है और जो ब्लैक सी को और एजोव सी से ज्वाइन करती है। यह है डोवर की जल संधि। डोवर की जो जल संधि है ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो जल संधि है ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से ज्वाइन करती है और ब्रिटेन को सेपरेट करती है फ्रांस से। तो डोवर जो है ये ब्रिटेन का एक टाउन है। तो ये भी जल संधि बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के एग्जाम के लिए। यह है डेनमार्क की जल संधि। डेनमार्क की जो जल संधि है ये ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है आइसलैंड से। ग्रीनलैंड जिस पर अधिकार डेनमार्क का है और ये जो जल संधि है ये ग्रीनलैंड सी को लिंक करती है अटलांटिक ओशन से। तो ये है यूरोप की लास्ट जल संधि जिसका नाम है नॉर्थ चैनल। तो जो नॉर्थ चैनल है यहाँ पर ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और यहाँ पर स्कॉटलैंड है। तो ये स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को सेपरेट करता है और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है आयरिश सी से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। इधर से जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, इन तीनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो जो आयरिश सी है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है। ठीक, और आपने ये भी सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन चारों के मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से हमने यहाँ पर यूरोप में स्थित जल संधियों को कवर कर दिया है। अगली क्लास में हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप में स्थित जल संधियों को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कर देना।